मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पंचायत राज पढ़ेंगे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सी कमेटीज़, फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, देखो ये सिस्टम जो इंडिया में है ना, ये किस लिए किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जो ग्राम पंचायत से डील करे, मतलब ग्राम पंचायत के वे होगा, इसके थ्रू होगी। ये एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी ताकि प्रमोट की जाए ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी फ्रॉम द रूट्स, जहाँ इंडिया के रूट्स हैं, रूरल एरियाज, और एम्पावर किया जाएगा रूरल एरियाज को, कम्युनिटीज़ को, और इम्प्लीमेंट की जाएगी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। क्या मतलब है? देखो, सेंट्रलाइज वहाँ होता है जैसे मोनार्की एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक सिंगल जगह से सारे जो है इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, पीपल्स का वेलफेयर किया जा रहा है या नहीं भी किया जा रहा, लोगों के थॉट्स को कंट्रोल किया जा रहा है एक जगह से। डिसेंट्रलाइज क्या है कि पावर जो है डिस्पर्स्ड की जा रही है अराउंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक स्टेप था। इसके लिए पंचायत राज के लिए देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को याद रखना है, ठीक है, जो 1992 में आया था, जिसने एक पार्ट 9 और शेड्यूल 11 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया था। ठीक है, की फीचर ने 3 टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, कि ग्राम पंचायत एक विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज है उसके बीच के लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 टियर ऑफ स्ट्रक्चर जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसके रिलेटेड हम लोग एक एक करके जो है वेरियस कमेटीज़ देखते हैं, ठीक है, और कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, सबसे पहली है बलवंत राय जो मेहता की कमेटी, जो 1957 में जो है, ये एक लैंडमार्क थी हिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इंडिया में। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि चलो कुछ मेजर सजेस्ट करो जिससे हम जो है, तब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकती है इंडिया में, जो डेमोक्रेसी कैसे ग्रास रूट लेवल तक जो है की जा सकती है। इसके लिए ये जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी कुछ अब हम रिकमेंडेशन देखेंगे जो फाउंडेशन बनेगा आगे चल के पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए। टाइमलाइन याद रखना, 1957 में ये लॉन्च हुई। ठीक है, इसमें था कि 3 टायर ऑफ पंचायत राज स्ट्रक्चर होगा, कि एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद। इसने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। ये सिस्टम जो है एक पैरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब ये और ये इस तरीके से मतलब होगा। ठीक है, यहाँ नीचे ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत आएगी, फिर पंचायत समिति आएगी, फिर जिला परिषद आएगी, कि ऐसे 3 टियर में। ओके, अब इसका एक और इसका था कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कैसा होगा? तो इसने जो रिकमेंडेशन दी थी कि ग्राम पंचायत जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होंगे, जो सबसे लोअर लेवल पे होगी, और जो पंचायत समिति और जिला परिषद है वहाँ पे मिक्स कंटेंट होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली भी लोगों के द्वारा इलेक्ट हों और कुछ जो चूज़ किए जाएँ, मेंबर जो चूज़ किए जाएँ बाई जो लोअर टेट, जो पंचायत जो ग्राम पंचायत है वहाँ से लोग कुछ नॉमिनेट करेंगे। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसने क्या कहा कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो लोकल जो है प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्टिकुलरली जैसे एग्रीकल्चर है, पब्लिक वर्क है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, इन फील्ड्स में काम करेंगे। फिर इसने रोल ऑफ पंचायत समिति के बारे में रिकमेंडेशन दी कि आइडेंटिफाइड किया कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होगा सिस्टम का। क्यों? ये सजेस्टेड कि जो पंचायत समिति है शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत और इंप्लीमेंट करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो रिकमेंड किया कि इनको जो है कुछ फंड्स दी जानी चाहिए, कुछ रिसोर्सेज दी जाएं ताकि ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को है ना, और ये भी सजेस्ट किया कि जो PIR से मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से उनको अथॉरिटी कुछ दी जाए कि वो कुछ कलेक्ट कर सके, टैक्सेस और ड्यूटीज़, कुछ टोल, कुछ फीस। ये सारी रिकमेंडेशन की थी मेहता कमेटी की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में इसने क्या रिकमेंडेशन की कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का या ब्यूरोक्रेसी का इनकी फंक्शनिंग में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की एक ये रिकमेंडेशन दी। फिर इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ? देखो, ये रिकमेंडेशन जो थी वो एक्सेप्ट की गई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा 1958 में, और राजस्थान जो है वो पहली स्टेट बनी इसके रिकमेंडेशन के बाद जहां पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, जो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 2 अक्टूबर 1959 को जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ फर्स्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इंडिया में, और पहली स्टेट थी जिसने इंप्लीमेंट किया।
आंध्र प्रदेश ने उसके बाद शॉर्टली इसको फॉलो किया। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये एक पाइनियर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की यहाँ से जो है एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि डेमोक्रेसी में इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, लोगों को गवर्न करने के लिए पावर जो है मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, देखो इसने इंपावर किया कि रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, गाँव के लोग जो है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, उसके कोई प्लान बनाया कि ये चीज़ें हमने ऐसे जो है फॉर एग्जांपल एक कुआं खोदना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो लोग शेयर्ड, ठीक है, प्लानिंग में भी कर रहे हैं और जो उसको खोद रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें पानी आ रहा है, उसमें भी वो इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट प्लानिंग में इन्वॉल्व हुए हैं ना, ये पहला सिग्निफिकेंट स्टेप था। फिर आती है 1977 में अशोक मेहता कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूट की गवर्नमेंट ने इंडिया में रिकमेंड करने के लिए, कैसे आप बहुत साल हो गए थे, 20 साल हो गए थे लगभग पहली कमेटी कि किस तरह से हम लोग दोबारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करें और इनको और ताकत दें पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, जो है डिक्लाइन में आ गई थी 1970 के बाद, जो है कुछ ज़्यादा नहीं था इनके पास, कोई एडिक्वेट पावर नहीं, कोई रेगुलर इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसने कुछ की रिकमेंडेशन प्रपोज की जो सिग्निफिकेंट, दोबारा से रिविटलाइज किया पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। इसने सजेस्ट किया कि 2 टायर होने चाहिए, 2 टियर ऑफ जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने सजेस्ट किया कि 3 टियर को रिप्लेस करके हम 2 टियर स्ट्रक्चर रखें, जिसमें एक जिला परिषद होगा जो अपेक्स बॉडी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक मंडल पंचायत होगी जो काफ़ी सारी विलेजेस को मिल के एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, एट द बेस, और इसके ऊपर सीधा डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, जिला परिषद होगा। अब रिकमेंडेशन ने जो है ग्रांट, और इसने ये भी कहा कि इनको जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर करेगा इसकी कॉन्टिन्यूटी और प्रिवेंट करेगा कोई भी आर्बिट्रली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से इनको डिसोल्व ना कर पाए, ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिल जाएगी। रोल ऑफ जिला परिषद, देखो ये भी प्रपोज किया गया कि जिला परिषद जो है वो एक प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिसोर्स जो है देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारे गाँव को, ठीक है। एक इसने क्या कहा कि एक रिकमेंडेशन दी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल मंदी, एडवोकेट किया कि पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे, ये जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अगर इलेक्शंस में जो है क्या करेगी, अगर इन्वॉल्व होंगी तो क्या होगा, एक्टिव पॉलिटिकल इंगेजमेंट होगा, क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जब ये नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, पीपल्स इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स विल इंक्रीज, ठीक है। एक और रिकमेंडेशन के रिजर्वेशन, इन्होंने रिकमेंड किया कि सीट रिजर्व की जानी चाहिए एसटीज और एससीज के लिए और वुमेन के लिए, इंश्योर करना चाहिए उनकी रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट हो थ्रू पंचायत राज। एक और अब फाइनेंशियल फील्ड में इन्होंने प्रपोज ये किया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कुछ फंड देनी चाहिए, कुछ डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स होना चाहिए इनको, है ना, कुछ ग्रांट्स देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के बाद, इनको कुछ अथॉरिटी देनी चाहिए टैक्स कलेक्शन की, सिमिलरली जो प्रीवियस गवर्नमेंट। अच्छा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कि थोड़ी पावर भी तो आप दो, कुछ ट्रांसफ़र करने चाहिए सब्जेक्ट्स जो है डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शंस, और जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, है ना। और ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है ना, इसको कम करो, जो ऑफिसर्स लोग जो है ना, जो सरकारी, ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम करो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। न्याय पंचायत, देखो इन्होंने रिकमेंड किया कि जो न्याय पंचायत है, जो जुडिशल, जो हमने न्याय पंचायत के बारे में जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पढ़ा था, ठीक है, जो हैंडल करेंगे माइनर के सिविल और क्रिमिनल केसेस, और क्विकर और चीफ जुडिशियल जस्टिस होगा, ये दोबारा से रिवाइव करो। स्टेट लेवल सपोर्ट भी होना चाहिए कि स्टेट जो है पंचायत राज बोर्ड्स को जो है ओवरसी करे और इन्हें गाइड, कोऑर्डिनेट करे किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे। टेन्यूर और इलेक्शन, देखो फिक्स टेन्यूर, एक रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए और फिक्स टेन्यूर होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन थी, ठीक है। और प्री मैच्योर जो रेजोल्यूशन, जो लोकसभा को जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को जो है 5 साल पूरे होने से पहले या उनका जो फिक्स टर्म है उससे पहले जो उनको डिसोल्व कर देती हैं, इसको रोको, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कुछ सेफगार्ड्स देने चाहिए, ठीक है। ये हुआ। फिर नेक्स्ट एक कमेटी बनी 1985 में, जीकेवी, ठीक है, जीवीके राव कमेटी है, चेयरमैन थे ये, जीवीके राव इसके नाम पर है। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, रिवाइव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हैं जो रूरल एरियाज़ में और जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू है ना, और ये इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कैसे हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है सिस्टम उसको थोड़ा और इफेक्टिवली जो है इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ को देखेगी। इनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, जैसे रिवाइवल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, कि उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के और मॉनिटर करने के लिए कोई भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है तो उसके लिए क्या करो, इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करो, एम्फसाइज करो कि उनकी सेंट्रलिटी जो रूरल गवर्नेंस है और या डेवलपमेंट है वो इनके अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। जिला परिषद को जो है और ताकतें, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है वो एक की रोल प्ले करना चाहिए इन प्लानिंग और डेवलपमेंट में,
और प्रपोज किया कि जो कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एक्ट करना चाहिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद में, ठीक है, जो इंटीग्रेट करेगा ब्यूरोक्रेसी को भी और लोकल गवर्नेंस को भी एक साथ। ये रिकमेंडेशन थी, ठीक है। फिर इनकी रिकमेंडेशन थी कि और वही प्रीवियस के जो डेवलपमेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो और देनी चाहिए इनको। बहुत सारे प्रोग्राम जैसे गरीबी हटाने के लिए कोई प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे और उनके लिए इनको और पावर देना चाहिए, उनको ये फंक्शन देना चाहिए कि ये काम इनकी फील्ड के, ठीक है। और एक और था कि स्ट्रेंथ करना है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व होती है ना, उसको कम करना है, इनका इंटरफेरेंस कम करना है जो डेवलपमेंट रिलेटेड है। जो इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुने जाएंगे लोग, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी एडवोकेट किया कि बेटर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिनसे ये लोग जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको कैसे वर्क करना है ना। और एक डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाओ प्लानिंग का। इसने डिस्ट्रिक्ट का रोल बड़ा हाईलाइट किया कि जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए, ठीक है, जो इनको करेगी। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, इन्होंने ये कहा कि प्रपोज किया कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट डेवलपमेंटल एजेंसीज, ताकि जो प्राइवेट जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो डुप्लीकेशन एफर्ट को जो है कम करेगा। मतलब कि हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होने चाहिए, एजेंसीज होनी चाहिए काम करने के लिए, समझे। ये इनकी थी रिकमेंडेशन। फिर 1986 में दोबारा से बनाई जाती है LM जो सिंघवी कमेटी है, वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है गवर्नमेंट इंडिया ने, क्योंकि कंटिन्यूस एफर्ट्स डाली जा रही थी। लेकिन ये कमेटी ने एक पिवटल रोल प्ले किया शेप करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, जो आज हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसिंग जो ड्राफ्टिंग जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, इसके ड्राफ्टिंग में इसका बड़ा एम रोल था। इन्होंने कहा, एम्फसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, तभी जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंपावर होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि स्टेट्स को जो है वो आर्बिट्री एक्शन नहीं, अपनी मर्जी के एक्शन नहीं लेंगे। रेगुलर फंक्शन जो कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए, उसका आर्टिकल के तहत होना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ज़रूरी है हमें फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एज ए सेल्फ गवर्नेंस। ग्राम सभा, इसने ये भी हाईलाइट किया कि ग्राम सभा का जो विलेज असेंबली है वो भी एक फाउंडेशन बने, ताकि ग्रास रूट लेवल का। सजेस्टिंग इंपावरिंग ग्राम सभा टू सर्व एक डिसीजन मेकिंग बॉडी टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी, ओके। डेवोल्यूशन ऑफ और ज़्यादा पावर्स देने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है इनको देने चाहिए, ताकि ये इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। बहुत सारे डेलीगेशन होने चाहिए, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल फंक्शन जो पंचायत राज को, तभी तो वो काम करेंगे ना। उनको कुछ स्पेसिफिक फील्ड देनी चाहिए, कुछ लिख के देने चाहिए। जैसे वो 29, अब जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 29 जो है फील्ड्स दी गई हैं कि ये काम आपने करने। रेगुलर इलेक्शंस होने हो चाहिए, ये नहीं एक बार इलेक्शन कराया 10 साल हुई ना। जुडिशियल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जैसे न्याय पंचायत की बात की कि माइनर डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, या सजेस्ट किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना, टैक्स ड्यूटीज ऐसी चीज़ें अलाउ करनी चाहिए इनको करने के लिए, तभी वो काम करेंगे। इन्होंने एम्फसाइज किया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है प्लानिंग और डेवलपमेंट में जो रूरल एरियाज में वो एम रोल प्ले करेगा, ठीक है, कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे पॉवर्टी एलिवेशन है, या हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इनका रोल इसमें ज़्यादा होना चाहिए। इंक्लूजन सजेस्ट किया कि रिजर्वेशन होने चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन्स के लिए जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, ताकि एक इंक्लूसिव होना, सभी लोग रिप्रेजेंट हो गवर्नेंस में, ओके। फिर आती है थनगांव कमेटी का रिपोर्ट आती है, वो एक क्रूशल है इवेंचुअली, जिससे जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा। इसने 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम का वही बोला कि अक्रॉस सभी स्टेट में है एक 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होता है, कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी अक्रॉस ऑल स्टेट्स। रेगुलर इलेक्शंस की इसने भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की इसने बात की, बहुत सारी डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात की जो हमने ऊपर पढ़े हैं, अब दोबारा पढ़ सकते। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की, वही ग्राम सभा एम्पावरमेंट, स्ट्रेस किया कि ग्राम सभा जो है वो जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा, इंश्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में विलेज लेवल पे होना चाहिए, लोगों को हक होना चाहिए फैसले लेने का डिसीजंस में, ठीक है। इंक्लूसिविटी रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन जो SC STs के लिए, वुमेन्स के लिए, वही पार्टिसिपेट लोकल गवर्नेंस में। तो ये सारी रिकमेंडेशन। अब देखो
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 में फिर कैसे आता है? देखो ये सारी रिपोर्ट्स हमने ऊपर पढ़ी, बहुत सारी वेरियस कमेटी उसकी रिकमेंडेशंस हो रही हैं ओवर द ईयर, कहीं सेटअप हो रहा है कहीं नहीं, कंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं थी, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, इरेगुलर इलेक्शंस हो रहे थे, टाइमली इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पावर्स नहीं थी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी, स्टेट पे पैसा देगी फिर हम काम करेंगे, पॉलिटिकली इंटरफेयर हो रहा था, कभी भी डिवोल्यूशन हो रहा था पंचायत का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए ग्रास रूट गवर्नेंस का फॉर्मेशन किया गडगिल कमेटी का। अब गडगिल कमेटी ने जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की, जिसने शेप किया फाइनली जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990। उसने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मस्ट है, अगर जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा तो ये स्टेट्स का एक ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि उनको जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, उनको जो है रेगुलर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी कम होगी, तभी जो है, वरना जो है इसने क्या किया, 3 टायर स्ट्रक्चर दिया कि ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही रेगुलर इलेक्शन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वर्क, और डिमार्केशन, क्लियर डिमार्केशन पावर होनी चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को दी जा रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हैं, ये सेंटर की हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 फाइनली जाके किसी कमेटी की रिपोर्ट्स मानी जाती हैं क्लियरली, और इसको और फैसला किया जाता है कि पंचायत जो राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बैकिंग दी जाएगी, ठीक है। फिर क्या, इंक्लूजन इन पार्ट 9, तो पार्ट 9 में टाइटल है द पंचायत्स, ये ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डिफाइन करने लगा स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, पावर और फंक्शन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की। 3 टायर का गवर्न जो है सिस्टम होगा, जिसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ये 3 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दी। और ग्राम सभा को रिकॉग्नाइज किया गया एक विलेज की असेंबली, जो मोहल्ले पे एक विलेज गाँव के लेवल पे होगी, जो फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन होगा डेमोक्रेसी, इंश्योर करेगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है फैसले लेने में, रेगुलर कि 5 साल में रेगुलर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होगा। एस्टैब्लिश किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का, जो ओवरसी करेगी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को, ठीक है। रिजर्वेशन दी एससी और एसटीज़ को, एक्ट ने मैंडेट किया कि सीट्स जो एससी और एसटीज़ को दी जाएगी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन रिस्पेक्टिव एरिया, उस एरिया में जितनी उनकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल 10% पॉपुलेशन है तो 10% सीट्स जो है एससी एसटी को रिजर्व्ड है, 50% पॉपुलेशन है 50% सीट रिजर्व्ड की जाएंगी। पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन, देखो इफ एग्जांपल अगर एससी और एसटी कंस्टिट्यूट 20% करती हैं तो पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट की है ना, तो 20% सीट रिजर्व होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत में, विल बी रिजर्व फॉर देम। रिजर्वेशन वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए, इस एक्ट ने मैंडेट किया कि 1/3 जो है टोटल सीट्स जो है सारे पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, ये रिजर्व होंगी वुमेन में। ये इंक्लूड करता है सीट्स एज वेल एज सीट फॉर एससी और एसटी भी, इसके साथ एससी एसटी की भी अलग से, ठीक है। अगर वुमेन एससी एसटी से तो उसमें भी होगी ना, ठीक है, 1/3 वुमेन्स होनी चाहिए। तो 1/3 वुमेन जो है अप्लाई बोथ जनरल और रिजर्व सीट्स में भी 1/3 और जनरल में भी 1/3, है ना, इंश्योर करने के लिए जो वुमेन एससी और एसटी से हो या दूसरी कम्युनिटी से, सबको इक्वल चांस मिले पार्टिसिपेशन करने के लिए गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, ठीक है। चेयरमैन पोजीशंस के लिए भी रिजर्व की, चेयरमैन पोजीशन जो पंचायत राज और इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति पे या डिस्ट्रिक्ट में भी, जिला परिषद में भी लेवल में भी, वो भी रिजर्व की गई वुमेन्स को रोटेशनल बेसिस पे, मतलब एक बार वुमेन एक बार मैन एक बार, ताकि ये इंश्योर करेगा कि वुमेन्स के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो लीड करें डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और इंक्रीज करें उनकी विजिबिलिटी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो आज तक दिख नहीं रही थी कहीं पर। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट ने जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बना दिया, ठीक है, और एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 243 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेट कर दिया कि इलेक्शन जो है पंचायत राज और म्यूनसिपलिटी के वो कंडक्ट किए जाएंगे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो स्टेट लेवल पे वर्क करेगी, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या थे कि इलेक्शन कंडक्ट करेगी पंचायत राज और अर्बन बॉडीज़ के। एससीसी जो है स्टेट इलेक्शन के वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शन, ग्राम पंचायत के भी, पंचायत समिति के भी, जिला परिषद के भी। ये ओवरसी करेगी इलेक्शंस को अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी। ये एससीसी इंश्योर करेगी ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर्स में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, समझे। फिर क्या हुआ इन इंडिया, देखो इन इंडिया स्टेट्स आर, अब एक चीज़ है, क्या है इन सर्टन स्टेट्स जो है ना, एरिया जो है कुछ एग्जेम्प्टेड हैं
थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बाहर भी है, जो गवर्न और एस्टैब्लिश किए जाते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। जैसे नागालैंड में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होता स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए, ये एग्जाम्प्ट किया गया है, बाहर किया गया आर्टिकल 243M ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलो करता है कि नागालैंड और बाकी रीजन्स जो हैं उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ होगा उनके ट्राइबल एरियाज़ के लिए, और जो एप्लीकेशन है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का उनसे बाहर है। इन एडिशन जो ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा, जो उनका अपना सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, जो विलेज काउंसिल का। मिजोरम को भी इससे बाहर किया गया है, ठीक है, लोकल गवर्न लार्जली जो उनके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और विलेज काउंसिल्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो कैरी करते हैं फंक्शन लोकल लेवल पे, ठीक है, इन प्लेस जो फॉर्मल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से। मेघालय में भी सेम है, इसको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। तो अच्छा, कुछ ट्राइबल एरिया जो असम, त्रिपुरा और मिजोरम है इनमें भी, क्योंकि ये गवर्न होते हैं कि इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हम जब 5th और 6th शेड्यूल पढ़ेंगे तब ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और है पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पीसा एक्ट जो है उसके बारे, कॉमनली जिसको पीसा एक्ट कहते हैं, पीसा एक्ट, ये इनेक्ट किया गया था कि जो प्रोविजन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो एस्टैब्लिश करते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया में विद सर्टन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ जो है पीसा एक्ट लाया गया, ताकि जहां नहीं एस्टैब्लिश हुए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वहां इसके थ्रू करेंगे। देखो शेड्यूल एरियाज जो है वो डिफाइंड है आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। और जो एरिया जो है सिग्निफिकेंट हैं किसके लिए, जो पॉपुलेशन जो है एसटीज़ की पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है और इन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि उनके सोशो इकोनॉमिक और कल्चरली जो है वो डिफरेंट हैं जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है कंट्री की। तो पीसा एक्ट एम करता है कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए और स्ट्रेंथ किया जाए, ताकि ये लोकल गवर्नेंस में उस एरिया में जो है क्या है और ज़्यादा क्या है पार्टिसिपेट करें, और रिकॉग्नाइज करते हुए उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस, उनके ट्रेडिशन, उनके गवर्नेंस सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है उसको रिस्पेक्ट करते हुए एट द सेम टाइम, और ये भी इंश्योर करना है कि उनका भी जो है पार्टिसिपेशन हो रूरल एरियाज़ में। इसके लिए पीसा एक्ट लाया गया था, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है देखना यहाँ। इसका यह है कि एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू द शेड्यूल एरियाज़ के लिए, देखो ये एक्ट जो है ना, इसके 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन जो शेड्यूल एरियाज़ के लिए है, जो प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड है शेड्यूल ट्राइब, जहाँ एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ कुछ सर्टन एडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन करके 73 थर्ड जो अमेंडमेंट है उसकी, और उनके ट्राइबल एरियाज़ के जो यूनिक कल्चर, सोशल और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनके हिसाब से मॉडिफाई करके इंस्टीट्यूशन वहाँ फंक्शन करेंगे। यहाँ देखो जो ग्राम सभा है यहाँ की, ये इन शेड्यूल एरिया में उसको कुछ ग्रेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी डिसीजन मेकिंग में, पर्टिकुलरली वो मैटर्स जो हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड यूज़ या फॉरेस्ट या लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो इनके डिसीजंस जो हैं यहाँ इनको ज़्यादा पावर दी गई है। ग्राम सभा की जो अथॉरिटी है वो अप्रूव करेगी प्लान्स, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं सोशो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट के लिए उन रिस्पेक्टिव एरिया में। ये एक्ट एम्पावर क्या दी, पीसा एक्ट जो है ना, ग्राम सभा को जो है पावर देता है कि अगर लैंड या वाटर या फॉरेस्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने की इनको अथॉरिटी देता है। क्रिटिकल इश्यूज जो ट्राइबल एरियाज में, ये ऑटोनॉमी देता है ट्राइबल, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है और पावर देता है, इनको जो है पावर देता है कि ट्राइबल कम्युनिटी और अलाउइंग देम, उनको देता है, उनको पावर्स देता है कि वो अपने हिसाब से गवर्न करें उन वहाँ के पीपल को, वहाँ के सब्जेक्ट को, कस्टमरी अपने लॉज और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो ये भी अलो करता है कि ग्राम पंचायत और जो ग्राम सभा और पंचायत है इनके पास जो है जो लोकल इकोनॉमी या नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड मैनेजमेंट या सोशल डेवलपमेंट है ना, इनकी किसकी, ग्राम पंचायत की ज़्यादा इसमें जो है सुनी जाएगी बात, अगर उनके डिसीजंस जो है फाइनल होंगे, ठीक है। पावर ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो ग्राम पंचायत जो है वो अप्रूव कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है अगर कोई लैंड एक्विजिशन की बात आएगी या रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए कोई एक्सटर्नल या गवर्नमेंट जो है चाहती है, तो ग्राम पंचायत से पूछा जाएगा। पर्टिकुलरली फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्स है या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो इनसे जो है परमिशन ली जाएगी, ठीक है। लोकल गवर्नेंस और कंट्रोल जो है लोकल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है वो की डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब एक तरह से ग्राम पंचायत को जो है एक ऑल पावरफुल बना दिया है, ताकि ये जो है अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को जो है वो कर पाएँ, ठीक है, ताकि ये लोग रिवोल्ट ना करें, ठीक है। ये लोगों की हमने इनके कल्चर और किसी के प्रैक्टिसेस को वॉयलेट नहीं करना है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट है अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का।
कस्टमरी लॉ और प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट भी तो करनी, रिकॉग्नाइज करना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अपने कुछ कानून हैं, उनके अपने रहने के तरीके, इनके जो सब्जेक्ट मैटर्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। एट द सेम टाइम लोकल गवर्नेंस इनको भी दिखानी है, इन लोगों को भी इन्वॉल्व करना है कंट्री के जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करते हुए, ताकि जो एज लॉन्ग एज कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए नेशनल लॉ और स्टेट लॉ के बीच। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हमने पढ़ा, प्रोहिबिशन ऑफ लैंड एलियनेशन। देखो पीसा एक्ट ये भी प्रोविजन इंक्लूड करता है कि ताकि जो ट्राइबल लैंड है वो प्रोटेक्ट की जाए और उन लोगों को वहाँ से निकाला ना जाए, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं विदाउट द कंसेंट, जो ग्राम पंचायत की परमिशन के बिना जो है नॉन ट्राइबल पीपल जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में जो है ज़मीन नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्रिटिकल है बिकॉज जो लैंड एलियनेशन है लोगों को, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए, उनको उनसे जुदा नहीं करना उसकी ज़मीनों से, हिस्टोरिकली एक सिग्निफिकेंट इशू है ट्राइबल एरियाज़ में। बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट और इम्पावरिशमेंट हुई है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ब्रिटिश एरा में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने कमेटीज़ के बारे में क्लियर डिस्कशन किया है कि किस किस तरह से रिकमेंडेशन हुई, और एक लॉन्ग हिस्ट्री है, एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को एक गवर्नमेंटल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोजीशन मिली, उनको एक प्रोविजंस मिले, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उनका रेगुलर इलेक्शन करवाए गए, पीसा एक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। लेकिन फिर भी आज अगर आप लोग देखोगे ना, अपने मोहल्ले गांव में जाओगे जब शहरों से, या फिर शहरों में देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ना इनफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस जितनी एक्सपेक्टेशन थी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से शायद उतनी नहीं हुई है, ठीक है। क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लैक कर रहे हैं, समझे कि क्या है, इनएडिक्वेट फंडिंग। एक मेजर चैलेंज जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का वो ये है कि लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको इतनी जो वो हैविली डिपेंडेंट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि उनको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। कभी कभी डिले हो जाती है, मिस एलोकेशन, कभी कभी पैसा बहुत कम मिलता है, तो उनको फंडिंग प्रॉपर नहीं मिलती है, लिमिटेड रेवेन्यू। देखो बहुत सारी पंचायत के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी जनरेट, वो अपना पैसा टैक्सेस के थ्रू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो वो सेंटर और स्टेट्स की ग्रांट पे डिपेंडेंट होते हैं, वो भी जो है टाइमली मिलती नहीं, मिलती है तो बहुत कम मिलती है। एक ये रीज़न है कि वो बहुत इनफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। एक वीक डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब कि बहुत कम अथॉरिटी दी है। जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने मैंडेट किया है कि एस्टैब्लिश करना है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बहुत सी स्टेट में, और जो पावर उनको उनको दी जाएगी वो बहुत कम है। बहुत सी स्टेट्स ने जो है उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए सफिशिएंट पावर्स और अथॉरिटी। बहुत सारे क्रूशल सब्जेक्ट जैसे हेल्थ रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने मोनोपोली की हुई है, एजुकेशन रिलेटेड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर, लोकल प्लानिंग में भी, और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी है। देखो ना, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है इन मेनी एरियाज़। जो ब्यूरोक्रेटी है, जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, वो जो है बहुत सारा कंट्रोल जो है अभी भी लोकल गवर्नेंस पे। बहुत सारे डिसीजन जो पंचायत राज के वो ओवर राइडिंग, मतलब ऑफिशियल्स जो मान ही नहीं, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ये अंडरमाइन करता है जो वेरी पर्पज़ है, जो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, मतलब पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बार जो है जो हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, वो इंटरफेयर करती है, इनकी इंडिपेंडेंसी और इनकी फंक्शनिंग नहीं होती। लोकल पॉलिटिक्स जो है कभी कभी जो प्रायोरिटीज़ पंचायत राज की कुछ होती हैं और लोकल पॉलिटिक्स कोई और, अनस्टेबल लीडर्स, फ्रीक्वेंट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कुछ रीजन्स में, वो चेंज, जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूट लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो बड़े बड़े मतलब मानने वाले ज़मींदार हैं वो लोग हैं, वो लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, और ये कॉन्टिन्यूटी जो गवर्नेंस की और डेवलपमेंट की उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्ट कर देता है, करता है कि नहीं। करप्शन और मिसप्लेसमेंट, देखो करप्शन, जो करप्शन है लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस पे वो बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट होता है फंड की, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, फेवरेटिज्म होता है, देखा ना, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। जो बड़े बड़े ज़मींदार से मैंने आपको बताया, जिनके पास जो अमीर हैं, जो घर का पैसा है, गरीबों तक वो फंड्स पहुंचती ही नहीं, यही मैनिपुलेट कर देते हैं, और ये गरीब लोग सवाल भी नहीं उठाते बिकॉज दे फेयर बाइकआउट्स सर्टन थिंग्स, हार्श ट्रीटमेंट उनके साथ होगा। तो अकाउंटेबिलिटी लैक करते हैं, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई क्लियर वीक सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, कोई इन्हें देखने वाला नहीं है। जो लोकल ऑफिसर है वो मिसयूज करते हैं अपनी पावर, क्योंकि उन कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होगा, समझे। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग, देखो जो बहुत सारे चुने गए ना रिप्रेजेंटेटिव ग्रास रूट लेवल पे, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में, उनके पास वो एजुकेशन या स्किल नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाए। उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि किस तरह से पैसा जो आया उसको मैनेज करना है, किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है पंचायत राज की जो है वो
हिंडर करता है कि नहीं करता है? अनक्वालिफाइड है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अनपढ़ हैं, जिनके पास जो है किस तरह से चलाना चाहिए गवर्नेंस जो है वो नॉलेज ही नहीं है। ये मुश्किल भी बनाता है कि लोकल अफेयर्स को एफिशिएंटली मैनेज करना। बहुत सारे कैपेसिटी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी तो होने चाहिए ना, कि इस तरीके से सरकार चलाओ, इस तरीके से काम करना चाहिए। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव है, देखो लैक ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होनी चाहिए। पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उसमें जो है बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होने चाहिए कि इस तरीके से यूज़ करो, इस तरीके से जो यूज़ करो। तो पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट बहुत बार जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है स्किल्ड। कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं बहुत सारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में ना, ये चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। कि चलो एक रोड अगर 5 किलोमीटर की किसी मोहल्ले में निकालने, उसके लिए कोई है ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कौन बनाएगा? ठीक है, ठेकेदार को पैसा दे रहे हो, वो खा के चला जा रहा है। कोई प्रॉपर कोलैबोरेशन है, जो डिलीवरी सर्विसेज की, हेल्थ केयर, एजुकेशन या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इसीलिए सफ़र कर रहा है। ठीक है, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कास्ट बेस्ड hierarchies continue to influence the functioning of पंचायत। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मार्जिनलाइज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस में इनएडुकेट जो है मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन है ना। तो सो अर्बन रूरल डिवाइड है, अर्बन रूरल डिवाइड्स इन मेनी केसेस द अर्बन एरियाज रिसीव्स मोर अटेंशन एंड रिसोर्सेज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, रूरल एरियाज में नहीं मिल रही। ट्राइबल और रिमोट एरिया चैलेंजेस है, जैसे कल्चरल और ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं, जोग्राफिकल बैरियर्स हैं। सो ये सारे इश्यूज जो हैं, जैसे नॉन इम्प्लीमेंटेशन है बहुत जगह पे पीसा में। तो जो इनफेक्टिव परफॉर्मेंस है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का, वो रिजल्ट किसका है? स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तो लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया, लेकिन पैसा ही नहीं है, इनसफिशिएंट है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी है, कहीं कास्ट बेस, कहीं जेंडर बेस, कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, ऊपर से डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स भी नहीं है, फुल इम्प्लीमेंटेशन। तो इन सारे चैलेंजेस को इंश्योर कैसे किया जाएगा? हम अगर कैपेसिटी बिल्ड करेंगे उन लोगों की, पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, सोशल इंक्लूसिविटी डालेंगे फंक्शनिंग में पंचायत राज इस तरह से, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, लोकल पार्टिसिपेशन इफेक्टिवली हो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से होगा। ओके, ठीक है।